अस्सलाम वालेकुम। तो जो अब हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल एनर्जी के ऊपर, ठीक है। तो जो इंटरनल एनर्जी है उसकी बात कर लेते हैं। इंटरनल एनर्जी को अगर मैं बताऊं तो वो क्या होती है। इंटरनल एनर्जी जो है ना वो सम होती है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, और साथ में क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर मेरे पास एक डब्बा है और उस डब्बे के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं तो अगर मैं उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इंटरनल एनर्जी की बात करूँ कि उस एक मतलब मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कितनी तरह की एनर्जी है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी और एक और एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो दोनों एनर्जी है ये इंटरनल एनर्जी है और ये इस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है। मतलब अब एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। एक जो चीज़ है ना, दुनिया में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट तब कर रही होती है जब उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। अगर किसी चीज़ के अंदर एनर्जी ना हो तो वो एग्जिस्ट ना करे। मतलब अगर कोई चीज़ है उसके अंदर एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब ये होता है कि उसका जो वजूद है वो ख़त्म हो गया, वो मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो अब अगर ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके पास भी कुछ ना कुछ एनर्जी है और वो एनर्जी कौन कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी है और कौन सी है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये उसके अंदर ये दोनों तरह की एनर्जीज मौजूद हैं, ठीक है। अब जो काइनेटिक एनर्जी है ना उसकी बात कर लेते हैं। वो भी हमारे पास जो है वो दो तीन तरह की होती है। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें वो कैसी होती है, वो मतलब सिंपली होगी जो रैंडम मोशन होती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में हम कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में मोशन जो रेक्टिलिनियर भी कहते हैं इसको, है ना। और अच्छा उसके अलावा मैं बात कर लेती हूँ उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल, ठीक है। और एक हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ये तीन तरह की काइनेटिक एनर्जीज होती हैं, ठीक है। अब ये दोनों किसकी टाइप्स हैं काइनेटिक एनर्जी की, मतलब इन तीनों के अंदर मोशन ज़रूर होगी। इसमें वाइब्रेटरी किस्म की मोशन होगी, इसमें रोटेशनल किस्म की मोशन होगी, इसमें मैंने बता दिया, ठीक है, ट्रांसलेशनल होगी। अच्छा इसके अलावा हमारे पास एक हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो मेरे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से क्या मुराद है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से ये मुराद है जैसे अगर मेरे पास कोई चीज़ है, कोई मटेरियल है, उसके अंदर इलास्टिसिटी मौजूद है और उसे मैं खींच के रख रही हूँ तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाती है वो इलास्टिक एनर्जी होती है, ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। और इसके अलावा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होती है एनर्जी होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से ये मुराद है कि ग्रेविटी जो है वो किसी चीज़ को पुल कर रही है, ठीक है। मतलब ग्रेविटी ने इसके जैसे अगर मेरे पास ये ज़मीन है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने किसी चीज़ को ऊपर पकड़ के रखा है, ठीक है। अगर मैंने किसी चीज़ को पकड़ के रखा है तो वो उसके अंदर जो एनर्जी है वो स्टोर हुई होगी, वो कौन सी? देखो ग्रेविटी से नीचे खींच रही है लेकिन वो वैसे नीचे जाने नहीं दे रही, ऐसा पकड़ के रखा है। तो मैं क्या कर रही हूँ उसके अंदर, इसकी वजह से, मेरे पकड़ने की वजह से उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, वो कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह एक पॉजिटिव चार्ज है कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इनके अंदर जो एनर्जी मौजूद होती है ना, इस केस के अंदर जो आती है, जो चार्जेस के केस में आती है, वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं गैसेस के बारे में, ठीक है। तो जो गैसेस है ना, पहले तो हम ये बात करते हैं कि हमने क्या लिया है। हमने जब ये वाली इंटरनल एनर्जी को डिस्कस करना है ना थर्मोडाइनमिक्स के अंदर, ठीक है, तो हमने उसमें ये बात कर लेनी है कि जो गैसेस है ना वो कैसी गैसेस है। हमारे पास आइडियल गैस है और जो आइडियल गैस होती है ना उसके अंदर हम ये बात कर लेते हैं कि उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं है। अब जो असल में मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके अंदर अट्रैक्शन होती है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके अंदर अट्रैक्शन होती है, थोड़ी बहुत होगी। क्योंकि देखो हमें पता है कि वहाँ पे लंडन फोर्सेज होंगी, ठीक है। मतलब अगर लंडन फोर्सेज भी होंगी तो हमें पहली बात ये पता होना चाहिए कि जो लंडन फोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा मोमेंटरी होती हैं, सिर्फ एक लम्हे के लिए बनी और अगले लम्हे टूट गई, ठीक है। इस तरह की फोर्सेज होती हैं और तरह की भी हो सकती हैं। लेकिन ये जो फोर्सेज हैं, देखो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ना मुसलसल हरकत कर रहे हैं, आए गए आए गए आए गए, वो ऐसे बस चली जा रहे हैं। तो अगर एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से सामना हो, पहले तो मैं ये बात बता दूँ कि एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान अगर ये उसका डायमीटर है ना, ये उसका डायमीटर है, इतना डायमीटर है, तो इससे इतने हिस्से से 300 गुना ज़्यादा, ये 300 टाइम्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। और इसके इतने फासले के बाद जो है वो दूसरा मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। उसके डायमीटर से 300 टाइम्स से ज़्यादा फासले पे दूसरा मॉलिक्यूल होगा। तो मतलब ज़रा मुश्किल बात होती है कि उन दोनों का एक दूसरे से सामना हो, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि उनका सामना एक दूसरे से बहुत कम होगा। सामना कम होने की वजह से उनके अंदर जो फोर्सेज होंगी वो क्या होंगी? वो बहुत ज़्यादा वीक होंगी। वैसे भी हमें पता है कि गैस के दरमियान फोर्सेज वीक होती हैं, सॉलिड के दरमियान स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं और लिक्विड के दरमियान जो दरमियान में आ जाएंगी, ठीक है। तो अच्छा अब जो फोर्सेज होंगी वो क्या होंगी? वो वीक होंगी, मतलब बहुत ज़्यादा मिनिमल सी होंगी। तो मिनिमल की वजह से हम उसे क्या कर देते हैं? हम उसे टोटली इग्नोर कर देते हैं और हम ये कह देते हैं कि उनके दरमियान जो अट्रैक्शन है ना बिल्कुल क्या हो जाएगी? ज़ीरो, ठीक है, ख़त्म हो जाएगी। अब इसको अगर मैं मतलब सही तरह से एक और तरीके से एक्सप्लेन करूँ, अगर समझ आ जाए किसी को, तो जो देखो अब मेरे पास जो है ना फ्रिक्शन, ठीक है, किसी मतलब जो चीज़ होती है चीज़ों के दरमियान फ्रिक्शन होती है। देखो अब लेकिन जब हम फिजिक्स के अंदर बहुत सारी इक्वेशंस को डील कर रहे होते हैं, फ्रिक्शन को क्या कह देते हैं? हम इसे ज़ीरो मान लेते हैं। क्यों ज़ीरो मान लेते हैं? ताकि हम जो है ना उसे मतलब ईजिली डील कर सकें, ईजिली अपनी इक्वेशन बना सकें, इसलिए। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? अट्रैक्शन को जो ना वो ज़ीरो कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब अट्रैक्शन को हम ज़ीरो कंसिडर कर रहे हैं ना, तो इनके दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और किसकी वजह से आनी है? वो सिर्फ और सिर्फ आनी है अट्रैक्शन की वजह से, या फिर किसकी वजह से आनी है?
ग्रेविटी की वजह से। लेकिन देखो जो मॉलिक्यूल्स हैं क्या उनके अंदर अट्रैक्शन है, नहीं है, ठीक है। अब ग्रेविटी की बात कर लेते हैं, ये एक मॉलिक्यूल है, उसे नीचे ग्रेविटी खींच रही है, तो क्या वो नीचे जा रहा है? नहीं जा रहा। लेकिन अगर मैं इसी पेंसिल को नीचे फेंकूँ तो क्या ये नीचे जाएगी? ये जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि इसे ग्रेविटी ने खींचा, इसे भी खींचा। लेकिन इसका मैस बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इस पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा कम असर करती है, जिसकी वजह से ये नीचे नहीं जाता। तो इस पर ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा मिनिमल जो है वो मतलब असर डाल रही है। तो इस वजह से हम ग्रेविटी को भी कंसिडर, ग्रेविटी की वजह से वाली जो एनर्जी आएगी ना उसके अंदर, उसे भी कंसिडर नहीं कर रहे। तो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटली हमारे पास क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास बच जाती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास तीनों तरह की मौजूद है। अब हम बात कर लेते हैं गैस की। तो जो गैस है ना हमारे पास तीन तरह की होगी। कौन कौन सी होगी? एक हमारे पास होगी मोनोटॉमिक गैस, ठीक है। और एक हमारे पास होगी डायटोमिक, और डायटोमिक के अलावा एक हमारे पास कौन सी गैस होगी? पॉलीएटॉमिक गैस, ठीक है। ये तीन तरह की हमारे पास गैसेज होंगी। अब अगर डायटोमिक गैस की बात करें ना तो उसके अंदर दो तरह की एनर्जीज होती हैं काइनेटिक वाली। मोनोटॉमिक के अंदर एक होती है, और जो पॉलीएटॉमिक होती है उसके अंदर तीन होती है। इसमें वैसे तीन होती है, लेकिन मैं बताती हूँ कैसे। जो मोनोटॉमिक गैस होती है ना उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? उसके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, ठीक है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर मौजूद होती है, ठीक है। अब अगर डायटोमिक गैस की बात करें तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? उसके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, ठीक है। और इसके अलावा उसके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। जो वाइब्रेशनल होती है वो आ जाती है, लेकिन उसके लिए हमें जो ना हीट करना पड़ता है गैस को, फिर वाइब्रेशन आती है। और पॉलीएटॉमिक की बात करें उसके अंदर कौन सी होती है? उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल भी होती है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल भी होती है, काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल भी होता है, और इसमें किसी को हीट नहीं करना पड़ता। अब यहाँ पर ना हमें एक बात पता है कि अगर किसी की चीज़ की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो तो इसका मतलब क्या होता है कि उस चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा है। और अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उसका मतलब ये है कि उसकी जो इंटरनल एनर्जी है ना वो ज़्यादा है, उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में बात करूँ तो मैं ये कह सकती हूँ, अगर मैं किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाऊँ, या मतलब चलो टेम्परेचर जब मैं कम कर लेती हूँ, ठीक है, तो उससे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके साथ रिलेटेड है? वो रिलेटेड है इंटरनल एनर्जी के साथ, और जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। और हम ये भी कह सकते हैं कि अब हमने पोटेंशियल एनर्जी तो चलो जीरो कंसिडर कर लिया, तो जो इंटरनल एनर्जी है वो डायरेक्टली किसके साथ रिलेटेड है? काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। इंटरनल एनर्जी मतलब अगर किसी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ रही होगी तो उसमें जो इंटरनल एनर्जी है वो भी उसकी बढ़ रही होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमने इंटरनल एनर्जी को चेंज करना हो, ठीक है। अगर मैं इंटरनल एनर्जी को चेंज करना हो तो उससे उसके जो तरीके हैं वो कौन कौन से होते हैं? अभी मैं बाद में बताऊंगी, इस पर डिस्कशन बाद में करेंगे कि हम इंटरनल एनर्जी को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, मतलब उसके चेंज को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर जो है ना हम लोग इंटरनल एनर्जी को चेंज करें, उसका जो मेथड होता है वो कौन सा होता है? पहले तो हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट हीटिंग, ठीक है। मतलब मैं उसे सिंपली हीट कर रही हूँ, डायरेक्ट हीट कर रही हूँ। जब हीट कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब मैंने डायरेक्टली उसे हीट दिया। अब हमें भी हीट तो पता है क्या क्या होगा? हीट देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरनल एनर्जी खुद ही बढ़ जाएगी। तो ये भी क्या है? डायरेक्ट हीट से भी उसका जो इंटरनल एनर्जी है ना वो चेंज हो जाएगी, मतलब जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे उनके पास ज़्यादा एनर्जी होगी। अब अगर बात करें मैकेनिकल वर्क, तो मैकेनिकल वर्क के जरिए भी क्या हो जाता है? मैकेनिकल वर्क के जरिए भी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। इसको मैं अगर ज़्यादा सिंपल तरीके से रिलेट करूँ ना तो हमें पता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहता है कि वर्क बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो कर ली, तो वर्क बराबर हो गया किसके? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। और चेंज काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया। अगर मैंने किसी को हीट दी तो उससे क्या होना? इंटरनल एनर्जी बढ़नी है। या चलो अगर मैं ऐसे नहीं करती, हीट नहीं देती, हमने क्योंकि मैकेनिकल वर्क के जरिए करना है, किसी पर वर्क परफॉर्म किया तो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ने से क्या होगा? उसकी जो सॉरी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा? उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। और इसकी अगर हम वैसे एग्जाम्पल दें तो हम रबिंग ऑफ हैंड्स कह सकते हैं। जब हम हैंड्स को रब करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? असल में वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। इस वर्क के परफॉर्म करने से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और उससे क्या होता है? इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। और मैकेनिकल वर्क एग्जांपल्स के अंदर आ जाता है स्लाइडिंग ऑफ अ कार, ठीक है। जो कार जो है वो स्लाइड कर रही होती है। और इसके अलावा जो है ना हमारे पास आ जाता है थर्मोफ्लास्क। तो थर्मोफ्लास्क है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर अगर हम दूध को डाल दें, ठीक है, मतलब उसको बिल्कुल टोटली बंद कर दें और उसे शेक करने लग जाए, ठीक है, तो उसकी शेकिंग से क्या होता है? शेकिंग से ये होता है कि उसका जो है ना मतलब हमने उसके ऊपर वर्क परफॉर्म किया, जब हम उसे शेक कर रहे होते हैं। और शेक करने से क्या होता है? शेक करने से ये होता है कि उसका जो टेम्परेचर होता है ना वो क्या टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होता है? इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। ये हमारे पास अगर दो तरीके, तीसरा तरीका होता है हमारे पास डीफॉर्मिंग, ठीक है। अगर मैं किसी चीज़ को डीफॉर्म करूँ, किसी चीज़ की शेप चेंज करूँ, तो शेप चेंज करने से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। शेप चेंज करने से भी वन टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है।
अच्छा, अगर हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है ना, वो अगर इंक्रीज़ हो रहा हो तो हम उसे पॉजिटिव कह देते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो डिक्रीज़ हो रहा हो, मतलब जो इंटरनल एनर्जी मेरे पास पहले जितनी थी उससे कम हुई है, तो उसे हम नेगेटिव लिख देते हैं, ठीक है। अगर जो मेरे पास इंटरनल एनर्जी है उसका चेंज ही ज़ीरो हो जाए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट है। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, क्योंकि वो क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट है। और जब हमारे पास कहीं पर टेम्परेचर कांस्टेंट होना, तो उसको हम क्या कह रहे हैं कि वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल का क्या मतलब है? आइसोथर्मल का मतलब है, आइसो का मतलब है सेम, थर्मल का मतलब है हीट, मतलब सेम हीट, ठीक है। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस की निशानी होती है, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।